हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 16 जुलाई 2021 की डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। ये कल की पीआईबी एनालिसिस है क्योंकि नाबार्ड ग्रेड ए का नोटिफिकेशन आया था तो इतनी सारी कॉल्स आने लगे, मैसेजेस आने लगे कि ये वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। चलिए आज देखते हैं इसको। और जो आज की पीआईबी है वो कल मॉर्निंग में अपलोड हो जाएगी और बाकी संडे को अपलोड होती नहीं है तो वापस हम रूटीन में आ जाएंगे। आज के डेली करंट अफेयर्स की वीडियो शाम को 7 PM पे अपलोड हो जाएगी। पहला आर्टिकल है पीआईबी का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2020-21 में जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप का प्रोडक्शन है उसके लिए सेकेंड एडवांस एस्टिमेट जारी कर दिया है। देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इन्होंने 2020-21 में हॉर्टिकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सेकेंड एडवांस एस्टिमेट जारी कर दिया है। इस सेकेंड एडवांस एस्टिमेट के हिसाब से 2020-21 में हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन होगा 329.86 मिलियन टन। कितना? 329.86 मिलियन टन के आसपास होगा, जो कि लास्ट ईयर से 2.93% अधिक है। लास्ट ईयर से कितना अधिक है? 2.93%, यानी 9.39 मिलियन टन। हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन तो आपका 329.86 मिलियन टन हो गया। इस हॉर्टिकल्चर में से अगर फ्रूट्स यानी फलों के प्रोडक्शन की बात करें तो 102.76 मिलियन टन है। उसके अलावा अगर हम बात करें वेजिटेबल्स की तो इसमें ग्रोथ देखी गई है। लास्ट ईयर से 4.42% की ग्रोथ देखी गई है वेजिटेबल्स के प्रोडक्शन में। इस बार कितनी हो रही है? 196.27 मिलियन टन। उसके अलावा वेजिटेबल्स देख ली हमने। जो प्लांटेशन क्रॉप्स हैं उसमें लगभग कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। 16.6 मिलियन टन के आसपास ही उनका प्रोडक्शन होगा सेकेंड एडवांस एस्टिमेट के हिसाब से। हालांकि जो स्पाइसेस हैं उसमें ग्रोथ देखी गई है 3.39% की। क्यों ग्रोथ देखी गई है? कोविड कैसे चल रहा था और स्पाइसेस जो है इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, तो पिछली बार की अपेक्षा इस बार स्पाइसेस के प्रोडक्शन में 3.93% का ग्रोथ देखा गया है और इस बार स्पाइसेस जो है 10.54 मिलियन टन के आसपास प्रोड्यूस होंगे। तो सेकेंड एडवांस एस्टिमेट जारी कर दिया गया है हॉर्टिकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन के लिए 2020-21 के लिए। ये आप यहाँ देख सकते हैं, पिछली बार प्रोडक्शन इतना होना था और इस बार एक्सपेक्टेड है 329.86 मिलियन टन। हॉर्टिक्रॉप जो आपका प्रोडक्शन है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। हॉर्टिक्रॉप होता क्या है या फिर हॉर्टिकल्चर होता क्या है? जो वेजिटेबल्स होती है, प्लांट्स होते हैं, फ्लावर होते हैं, हर्ब्स होते हैं, ये सारे आपके हॉर्टिकल्चर में आते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन कहाँ होता है? यूपी में होता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है आपका वेस्ट बंगाल। देखिए, जो LH बैली हैं उनको फादर ऑफ अमेरिकन हॉर्टिकल्चर कहते हैं और जो MH मरीगोडा हैं इनको फादर ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर कहते हैं। तो फादर ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर कौन है? MH मरीगोडा। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, इसकी स्थापना की गई थी ग्रुप ऑन पेरिसेबल एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। इसकी स्थापना की गई थी 1984 में और ये ग्रुप ऑफ पेरिसेबल एग्रीकल्चरल कमोडिटीज जिसकी रिकमेंडेशन पर नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की स्थापना की गई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूज़ ऑन एयर जो आप लाइव स्ट्रीम करते हैं मोबाइल के थ्रू, उसमें रैंकिंग जारी की गई है कि किस इंडियन सिटी में सबसे ज़्यादा मोबाइल पर न्यूज़ ऑन एयर को लाइव देखा जाता है। तो कुछ खास नहीं है, बस इतना ही है कि जो पुणे और बेंगलुरु ये इंडिया के टॉप 2 सिटीज़ हैं जहां पर न्यूज़ ऑन एयर ऑल इंडिया रेडियो का मोबाइल ऐप है उसको लाइव स्ट्रीम किया जाता है। और थर्ड नंबर पे कौन है? हैदराबाद। तो बेसिकली 85 कंट्रीज़ में 8000 सिटीज़ में आपका न्यूज़ ऑन एयर देखा जाता है। इससे पहले ये कंट्रीज़ की लिस्ट जारी कर चुके हैं। इंडिया के बाद, इंडिया को छोड़ दें तो US में सबसे ज़्यादा न्यूज़ ऑन एयर देखा जाता है मोबाइल ऐप पे। सेकंड नंबर पे फिजी था। अब इन्होंने क्या किया? अब इन्होंने इंडिया के लिए मोबाइल रैंकिंग जारी की है कि इंडिया में न्यूज़ ऑन एयर कहाँ पे सबसे ज़्यादा देखा जाता है। तो देख लीजिए, पुणे में न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप को सबसे ज़्यादा देखा जाता है। सेकंड नंबर पे बेंगलुरु है, थर्ड पे हैदराबाद है। अच्छा, जब न्यूज़ ऑन एयर आप देखते हैं तो सबसे ज़्यादा कौन सा चैनल स्ट्रीम करते हैं? तो विविध भारती वर्ल्ड में भी और इंडिया में नंबर 1 है। तो याद रखिएगा, ऑल इंडिया रेडियो द्वारा न्यूज़ ऑन एयर की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए रैंकिंग जारी की गई है जिसमें इंडिया से टॉप किया पुणे ने, हालांकि वर्ल्ड में US टॉप पे है और विविध भारती दोनों जगह पे टॉप पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा यूपी के वाराणसी में प्रसाद स्कीम के तहत कुछ प्रोजेक्ट जो है इनॉग्रेट किए गए हैं, उनको देख लेते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इस समय वाराणसी की विजिट पे हैं। इन्होंने कई सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जो है वाराणसी में इनॉग्रेट किए हैं। ये सारे प्रोजेक्ट प्रसाद स्कीम के फेज 2 के तहत डेवलप किए गए हैं। जैसे क्रूज बोट फैसिलिटी 80 घाट से राजघाट तक चलेगी। साथ ही साथ इन्होंने रिवर क्रूज वाराणसी में प्रसाद स्कीम के तहत जो डेवलप किया जा रहा था उस प्रोजेक्ट का भी मुआयना किया। नेशनल मिशन फॉर पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज
ऑगमेंटेशन ड्राइव प्रसाद स्कीम, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च की गई थी 2014-15 के बजट में। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। प्रसाद स्कीम का पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि जो हमारे टूरिस्ट प्लेस हैं उनके आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया है, जैसे रोड, रेल, वाटर, ताकि टूरिज्म प्रमोट हो सके इंडिया में। तो प्रसाद स्कीम के तहत वाराणसी में कुछ प्रोजेक्ट बने थे, उनका इनॉग्रेशन किया गया है पीएम मोदी द्वारा। कौन कौन से प्रोजेक्ट बने थे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रसाद स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा लागू की जाती है वही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट है प्रसाद स्कीम लॉन्च कब हुई थी। देखिए, ये जैसे प्रोजेक्ट है आपका प्रसाद स्कीम के फेज 2 के तहत, ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने वाराणसी में 44.69 करोड़ अनाउंस किए थे फरवरी 2018 में। इसके तहत पंचकोसी पथ बनना था, पिलग्रिम फैसिलिटेशन सेंटर बनना था, रामेश्वर रोड बननी थी। तो ये सारे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिएगा, अलकनंदा जो क्रूज फैसिलिटी थी वाराणसी में शुरू की गई थी, वो प्रसाद स्कीम के तहत ही शुरू की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म द्वारा। इसमें लागत है 10.72 करोड़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्री अर्जुन मुंडा जी जो कि ट्रैवल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, इन्होंने कोविड टीका संघ सुरक्षित बंधन एंड उद्यम कैंपेन लॉन्च किया है। देख लेते हैं कैंपेन क्या है। जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसमें कोविड-19 वैक्सीनेशन को प्रमोट करने के लिए कोविड टीका संघ सुरक्षित बंधन एंड उद्यम ये कैंपेन लॉन्च किया है पूरे भारत में। श्री अर्जुन मुंडा जी ने एमपी के मंडला और छत्तीसगढ़ के बस्तर में इसको लॉन्च किया है। ये बंधन जो आपका कोविड टीका संघ सुरक्षित बंधन और उद्यम कैंपेन है, इसको ट्राइफेड के 45,000 बंधन विकास केंद्र द्वारा रन किया जाएगा। इस कैंपेन को रन कौन करेगा? ट्राइफेड रन करेगा। पर्पस क्या है इस कैंपेन का? पर्पस है 10.5 करोड़ ट्राइबल कम्युनिटी को इस दायरे में लाना कि वो वैक्सीनेशन करवा सकें। ये जो लॉन्च किया गया आपका कोविड टीका संघ सुरक्षित बंधन और उद्यम, इसको यूनिसेफ और WHO की मदद से लॉन्च किया गया है। इसमें 50 लाख कोविड-19 वैक्सीनेशन जो है फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। उसके अलावा आप देख लीजिए, ये जो कोविड टीका संघ सुरक्षित बंधन और उद्यम कैंपेन है, ये 3 J's पर फोकस करेगा। 3 J's पर, जीवन, जीविका, जागरूकता, ये 3 J's पर फोकस होगा। वन धन का नाम आ रहा है तो याद रखिएगा, वन धन योजना 2018 में लॉन्च की थी छत्तीसगढ़ के बस्तर से। पर्पस क्या है? 10,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना, जिसमें 30 गैदरर्स होंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप को वन धन प्रोग्राम के तहत प्रमोट करने का काम ट्राइफेड का याद रखिएगा। और ट्राइफेड की स्थापना कब हुई थी? मेरे ख्याल से 1987 में हुई थी। प्रीवियस में कवर कर चुके हैं, आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। थोड़ा टॉपिक ज़्यादा था इसलिए मैंने आज नहीं लिया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो नए मिनिस्टर बने हैं MSME के, श्री नारायण राणे, उन्होंने नए खादी प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, खादी बेबी वियर और हैंडमेड पेपर यूज एंड थ्रो स्लीपर्स। देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि नए MSME मिनिस्टर कौन बने हैं? श्री नारायण राणे। इससे पहले नितिन गडकरी जी थे। श्री नारायण राणे जी द्वारा खादी के 2 प्रोडक्ट लॉन्च किए गए हैं, खादी कॉटन बेबी वियर और स्लीपर्स। इनको लॉन्च किया गया है खादी का जो शोरूम है कैनॉट प्लेस दिल्ली में, वहाँ पर। देखिए, पहली बार खादी ने कोई प्रोडक्ट बनाया है बेबीज के लिए। 100% हैंड स्पन यानी हाथों से बनाया गया है और कॉटन फैब्रिक का यूज़ किया गया है। इसको यूज ऑन थ्रो मॉडल पर यूज़ किया जाएगा। ये जो बेबीज के लिए प्रोडक्ट बनाया गया है, साथ ही साथ जो पेपर स्लीपर्स बनाए गए हैं, ये 100% इको फ्रेंडली हैं और सस्ते तो खादी के प्रोडक्ट होते ही हैं, आप याद रखिएगा। श्री राणे जो कि नए आपके मिनिस्टर बने हैं MSME के, उनका कहना है कि खादी के द्वारा इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल प्रोडक्ट बन सकते हैं, इसलिए हमें इनकी मार्केटिंग बेहतरीन तरीके से करनी चाहिए। और KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन जो कि खादी को प्रमोट करता है, आपको पता ही है 1956 में KVIC एक्ट पास हुआ था, जिसके बाद अप्रैल 1957 में KVIC की स्थापना कर दी गई थी। और नए मिनिस्टर याद रखिएगा, श्री नारायण राणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 के लिए ड्रोन रूल्स का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और पब्लिक कंसल्टेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने लॉन्च कर दिया है। देख लेते हैं ड्रोन रूल्स क्या कहते हैं 2021 के। ये देख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने 2021 के लिए ड्रोन रूल्स बना दिए हैं, उनको पब्लिक कंसल्टेशन के लिए अवेलेबल करवा दिया है। इसमें कहा गया है जो नए ड्रोन रूल्स हैं उसमें नए टाइप के सेफ्टी फीचर्स जैसे नो परमिशन नो टेक ऑफ, NPNT बोल दिया गया है। साथ ही साथ रियल टाइम ट्रैकिंग बीकन होनी चाहिए, जियो फेंसिंग होनी चाहिए। तो ये कुछ सेफ्टी फीचर्स हैं वो पहले से नोटिफाई कर दिए गए हैं। उसके अलावा जो आपका एयर स्पेस होगा ड्रोन्स के लिए ग्रीन, येलो और रेड जोन में बांटा गया है, ताकि आप रेड जोन में बिल्कुल ना उड़ाएं। बाकी येलो और ग्रीन जोन के लिए आपको परमिशन मिलेगी। येलो जोन जो पहले एयरपोर्ट से 45 किलोमीटर था,
अब उसको 12 किलोमीटर कर दिया गया है एयरपोर्ट एरिया से। उसके अलावा बताया गया है कि जो आपका 8 से 12 किलोमीटर होगा इस दायरे में, 8 से 12 किलोमीटर येलो जोन की बात करें तो आपको 200 फीट से ऊपर उड़ाने की परमिशन नहीं होगी। हालांकि ग्रीन जोन में आप 400 तक बिना परमिशन के उड़ा सकते हैं। तो देखिए, ग्रीन जोन में अगर आप ड्रोन्स को 400 फीट तक उड़ाते हैं तो आपको परमिशन की जरूरत नहीं होगी, और वहीं येलो जोन में 8 से 12 किलोमीटर के दायरे में आपको 200 फीट तक परमिशन की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद इन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई कंपनी रजिस्टर है इंडिया में और वो ड्रोन ऑपरेट करती है तो उसको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं होंगे। ड्रोन्स का रेगुलेशन DGFT द्वारा किया जाएगा। 2021 में जो ड्रोन्स का पहले वेट था 300 kg मैक्सिमम, अब वो 500 kg तक कर दिया गया है ताकि ड्रोन टैक्सीज भी अलाउ की जा सकें। तो ड्रोन रूल्स 2021 के लिए नोटिफाई कर दिए गए हैं। इसमें मैक्सिमम जो पेनल्टी थी उसको घटाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। हालांकि अगर आप लॉ ही वायलेट कर देते हैं तब तो आपकी पेनल्टी जो है क्रिमिनल प्रोसीजर में जाएगी, तो वो तो बात अलग ही हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। NTPC द्वारा 100 बिलियन यूनिट, कितना 100 बिलियन यूनिट करंट फिनेंशियल ईयर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लिया गया है। पिछली बार ये जो 100 बिलियन यूनिट है ये अगस्त में जाके कंप्लीट हुआ था। देख लेते हैं। NTPC ने करंट फिनेंशियल ईयर के लिए 100 बिलियन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ली है। पिछली बार सेम जो 100 बिलियन यूनिट था वो 7 अगस्त को कंप्लीट हुआ था। इसका मतलब इस बार जो है अच्छा काम कर रही है NTPC। अगर फर्स्ट क्वार्टर की बात करें अप्रैल टू जून, तो NTPC ने 85.8 बिलियन यूनिट, कितना 85.8 बिलियन यूनिट जनरेट किया था, जो कि लास्ट ईयर से 26.3% अधिक है। जो ये 100 बिलियन यूनिट NTPC ने जनरेट किया है उसमें सबसे ज्यादा योगदान अगर देखा जाए तो NTPC ग्रुप की NTPC कोरबा का योगदान सबसे ज्यादा है। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन आती है, तो NTPC सिंगरौली, ये सेकंड नंबर पे आती है। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अगर आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि हाल ही में सबसे पहले 100 बिलियन यूनिट किसने कंप्लीट किया है, तो NTPC ने कंप्लीट किया है। लास्ट ईयर अगस्त में की थी और फर्स्ट क्वार्टर में 85.8 बिलियन यूनिट कवर किया है NTPC ने। NTPC की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है, 66 गीगावाट, यानी 66,085 मेगावाट के आसपास से, याद रखिएगा। NTPC का टारगेट है 60 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बनाना 2032 तक। ये जो 66 गीगावाट है ये कंबाइंड है, रिन्यूएबल प्लस थर्मल। लेकिन NTPC का टारगेट है 2032 तक 60 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बनाना। और याद रखिए NTPC द्वारा हाल ही में इंडिया का पहला ग्रीन मोबिलिटी प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया है, लेह लद्दाख में। तो जल्दी मिलते हैं आप सभी करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय।